नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। लाखों हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला वो राजा जिसे हीरो बताया गया, आज उसके बारे में बात होगी। और यह सिर्फ उस राजा की बात नहीं, यह बात हमें, आपको, हमारे बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है उसमें कैसे कांट छांट के पढ़ाया गया है वो समझाने वाला चैप्टर है। और इसीलिए हिस्ट्री की किताब से साजिशन हटाए गए पन्नों का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। सिर्फ गुलामी का इतिहास दिमाग में भरने वालों की आज कायदे से क्लास लगाऊंगा। इसके बाद पीएम मोदी की डॉलर बंदी वाला प्लान का चैप्टर 2 लाया हूं। नोटबंदी हुई थी देश में, लेकिन डॉलर बंदी क्या है, उसका क्या प्लान है, चैप्टर 2 आपके सामने आज रखूंगा। अरब देशों के सामने झुकने नहीं, भारत का सिक्का चलाने वाले मोदी का चैप्टर है। क्योंकि कुछ लोग बड़े खुश हुए थे नुपुर शर्मा के मामले के वक्त, अरे अरब देशों के सामने झुक गए। मैंने तब भी कहा था कि भारत झुकने वाला देश नहीं है। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि भारत क्या कर रहा था और क्या कर रहा है। जो पीएम मोदी कह कहकर थक गए वो जापानियों ने कर दिखाया। वो कौन सा काम है वो आपको बताऊंगा। बॉलीवुड की कट कॉपी पेस्ट वाली कमाई का चैप्टर भी आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन रोज की तरह, फिर पहला चैप्टर। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा कि गुजरात में पहले असामाजिक तत्व हिंसा करते थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती, लेकिन 2002 में सबक सिखाने के बाद अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी और बीजेपी ने स्थायी शांति कायम की। अमित शाह ने दावा किया कि गुजरात में 2002 में दंगे इसलिए हुए क्योंकि अपराधियों को लंबे समय तक कांग्रेस से समर्थन मिलने के कारण हिंसा में शामिल होने की आदत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। वही लचित बोरफुकन जिनके बारे में हमने आपको कल हिस्ट्री की क्लास में बताया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी से पहले जो इतिहास रचा गया वो हमें आजादी के बाद भी पढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास गुलामी का नहीं, विजय का इतिहास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास को लेकर पहले जो गलतियां हुई उनको अब देश सुधारना। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों के निर्माण में बड़े घोटाले का दावा किया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि दिल्ली में 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के दौरान 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण कार्य से पहले प्रशासनिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके अलावा बिना एस्टीमेट निकाले ही टेंडर जारी कर दिए गए। टेंडर से ज्यादा रकम ठेकेदारों को दी गई थी। एक ही काम को कई बार कर दिखाया गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में सरकारी एजेंसी से मामले की जांच कराने की सिफारिश की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है जिसे आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद घर बुलाया था। आफताब डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था। इसी के जरिए उसने एक लड़की को अपने घर बुलाया। दावा है कि जब श्रद्धा के शव के टुकड़े आफताब ने फ्रिज में रखे हुए थे, उस दौरान यह लड़की आफताब के घर आई थी। पुलिस अब इस लड़की से पूछताछ की तैयारी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। अमिताभ बच्चन ने इसके लिए याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने आईएनबी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज को उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया। बच्चन ने अपनी याचिका में कहा था कि कई छोटी बड़ी कंपनियां बिना परमिशन उनकी फोटो यूज कर लेती हैं, आवाज इस्तेमाल कर लेती हैं, नाम का कमर्शियल इस्तेमाल कर लेती हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। ऑकलैंड में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 306 रन बनाए, 7 विकेट खोकर। श्रेयस अय्यर ने 80 और कप्तान शिखर धवन ने 72 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की टीम ने 48वें ओवर में ही 3 विकेट खोकर टारगेट पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम ने 145 रन और केन विलियमसन ने 94 रन बनाए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 221 रन की पार्टनरशिप हुई। भारत के लिए पहला मैच खेल रहे उमरान मलिक ने 2 विकेट लिए। चीन में सख्ती से जीरो कोविड पॉलिसी लागू कराने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन वो बेअसर साबित हो रही है। वहां कोरोना के रिकॉर्ड केस आए।
24 घंटे में करीब 33,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला में पहली क्लास और इसमें उस राजा का चैप्टर जिसने लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किए, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में जो हमें पढ़ाई गई, जो सीरियल हमें उस राजा पर बनाकर दिखाया गया, उसमें उसे हीरो की तरह बताया गया। इतिहास की किताबों में साजिशन हटाए गए इन्हीं पन्नों का आज नया चैप्टर आपके लिए लेकर आया। जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो बात मुगलों से शुरू होती है और मुगलों पर ही खत्म हो जाती है। मैंने आपको कहा ना, मुगल हमारे दिमाग में कूट कूट के भर दिए गए। मुगलों से पहले और मुगलों के बाद जैसे कुछ इस देश में हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। और मैं चैलेंज करता हूं, आप सड़क पर निकलिए, पूछिए, जहांगीर का नाम सुने? हाँ सुने। शाहजहां का नाम सुने? हाँ सुने। अकबर का सुने? सुने। औरंगजेब का सुने? हाँ सुने। लेकिन आप पूछ लीजिए, लचित बोरफुकन का नाम सुने? ना ना नहीं सुने। चोल राजाओं का नाम सुने? ना 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 नहीं सुने। ये कौन है? इसीलिए मैंने पाठशाला में कई बार आपको उन गुमनाम लोगों के बारे में बताया जिन्होंने वो काम किए जो मुगल कभी सोच भी नहीं सकते थे, करना तो दूर की बात। लेकिन इन लोगों को कभी इतिहास में मुगलों जैसा दर्जा दिया ही नहीं गया, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि बाबर भारत में बारूद लेकर आया था, उसने भारत का परिचय तोप से कराया। इतिहास की किताबों में अकबर को महान बताया गया, पढ़ाया गया कि अकबर ने धर्मनिरपेक्ष तरीके से शासन किया। शाहजहां के बारे में पढ़ाया गया कि वो कला प्रेमी था। बताओ, प्यार की सबसे अमर निशानी ताजमहल का निर्माण करा दिया। बच्चे स्कूल से जाते हैं, टोटी पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, मतलब दिखते हुए कि टोटी पकड़ ली। इतिहास की किताबों में जहांगीर के बारे में बताया गया कि वो बहुत न्यायप्रिय था। यहां तक कि औरंगजेब के बारे में भी कुछ लिख दिए, अत्याचारी था वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत पढ़ा के कि हाँ बहुत न्यायप्रिय भी था, मेहनती बादशाह भी था, ये सब भी बता दिए। इन सभी के बारे में इतिहास की किताबों में पन्ने भर भर दिए गए। लेकिन जब बात पन्नों के, भारत के असली नायकों के नाम बताने, उनके काम बताने की आई, उससे पन्ने भरने की आई, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास लिखने वालों की याददाश्त चली जाती है, वो गजनी बन जाती है, उनको समझ ही में नहीं आता क्या लिखना है। फिर 15 मिनट बाद याददाश्त आती है, फिर मुगल के बारे में लिखने लगते हैं। और इसलिए हम आपको पाठशाला में उन भूले हुए नायकों के बारे में बताते रहे, जैसे हमने राजा सुहेल देव के बारे में बताया, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले आक्रांता महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद को बहराइच के युद्ध में मार गिराया था। लेकिन राजा सुहेल देव को भुला दिया गया। इतिहास लिखने वाले गजनियों को याद ही नहीं रहा कि इसके बारे में भी लिखना है, इनके बारे में भी लिखना है, जबकि सालार मसूद की मजार बना दी गई। हमने चोल साम्राज्य के हिंदू राजाओं के बारे में आपको बताया, जिन्होंने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो बाद आने वाले मुगल सोच भी नहीं पाए। चोल राजाओं के पास अपनी नौसेना थी, उनका साम्राज्य विदेशों तक फैला था, उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जिसके सामने ताजमहल फीका पड़ जाए। लेकिन स्कूलों के क्या कैंप्स जाते हैं, जरा आओ, चोल राजाओं ने जो बनाया वो साइंस का ऐसा नमूना है कि लोग, बच्चों को देखना चाहिए। नहीं, वही टोटी पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं। अरे वो फोटो खिंचवाइए, फिर उधर भी लेके ना जाइए। कल ही मैंने आपको लचित बोरफुकन के बारे में बताया, जो असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और जिन्होंने औरंगजेब की सेना को असम से भगाया था। गुवाहाटी के पास सरायघाट में औरंगजेब की मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। लेकिन इतिहास की किताबों में लचित बोरफुकन को कभी उचित जगह मिली नहीं। आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कौन है लचित बोरफुकन। इस तरह से इस देश में हिस्ट्री की किताबें लिखकर हमको पढ़ाई गई हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। और इसी को लेकर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें साजिश के तहत गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता रहा है, जबकि भारत का इतिहास युद्धाओं का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। एक बार प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, फिर आज मैं आपको वीर योद्धा जिन्हें बताया गया उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज पीएम वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए और जो उन्होंने बोला वो सुनिए। उसके बाद इतिहास का एक और चैप्टर आज खोलूंगा जिसमें एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिसे इतिहास की किताबों में महान तो बताया गया, लेकिन उसके जो काले कारनामे थे वो पन्ने फाड़कर जेब में लोगों ने रख दिए। वो पन्ने मैं निकालकर आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले पीएम को सुनिए। इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास
अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें जो इतिहास बताया गया वो साजिशन ऐसा बताया गया है जिसमें आक्रांताओं आतताइयों को गौरवान्वित किया गया है। लेकिन जो लोग लड़े, जिनका गौरवशाली इतिहास है, उन्हें साजिशन दबा दिया गया। और इसलिए जब मैं पाठशाला में ये आपको बताता हूं तो सिर्फ सुनिए मत, ये जानकारियां दूसरों को बताइए। जो लोग पाठशाला नहीं देख रहे हैं उनको लाइए, दिखाइए, क्योंकि ये एक मुहिम है। क्योंकि इस देश के अंदर इतिहास के पन्ने सिर्फ ऐसे लोगों के नाम से, उनके काम से भर दिए गए, जैसा लगता है उन्होंने ही सब कुछ किया। इतना ही नहीं हुआ, दो चीजें हुई। एक, कईयों को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, मिटा दिया गया, बताया नहीं गया उनके बारे में, उनका गौरवशाली इतिहास। और दूसरा, कई लोगों को हीरो दिखाने के चक्कर में उनके पन्ने जो थे, जहां वो विलन दिखते थे, वो फाड़ दिए गए। आज वैसे ही पन्ने लाए, क्योंकि हमारे यहां अब तक ये होता रहा है कि अपनी सुविधा से जो चीज बतानी है बता दी गई, बाकी छुपा लिया गया। आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जो हुआ आपको सुनना चाहिए। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। हम लोग जब बचपन थे, टीपू सुल्तान सीरियल आता था। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बताया गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। यह हमें बताया गया, हमें सीरियल में दिखाया गया कि देखो ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को हरा रहे थे, तुम्हारे हीरो। आज जरा हीरो के पन्ने मैं दिखाता हूं। अंग्रेजों के साथ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ाई में मारा गया। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर हुई थी, जो वुड स्टील से बनी हुई थी और जिससे वो दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देता था, यह बताया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो हमने रिसर्च की और हमें मिली, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो क्यों नहीं बताई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में किताबों में बताया गया, टीवी सीरियल तक बना। यह बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि टीपू सुल्तान के तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह टीपू सुल्तान के तलवार की जो तस्वीर है वो यहां डालिए। टीपू सुल्तान की यह तलवार है और इसका जो हैंडल है, अगर आप देखेंगे, यह हैंडल, इसको जरा पॉज कीजिए एक सेकंड। ये आप जो देख रहे हैं, इस हैंडल पर यह आयत लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है। इसको जरा जूम करके दिखाइए। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब हमें नहीं बताया गया। जबरदस्त तलवार थी, कवच तोड़कर घुस जाती थी, यह बताया। लेकिन हैंडल पर क्या लिखा था आपको पता है? हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही।
इस देश के अंदर जिस आदमी को हीरो बता रहे हैं, उसका यह हिस्सा क्यों नहीं बताया कि वो तलवार पर लिखता था कि काफिरों के विनाश से चमक रही है तलवार? ये क्यों नहीं बताया? इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को महान और बहादुर बताया गया, पर यह क्यों नहीं बताया गया कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था? इतिहास के पन्ने कहते हैं कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था। टीपू सुल्तान के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने राज में हजारों महिला, पुरुष, बच्चों का कत्लेआम किया। जिन्होंने ये बातें बताई उनके बारे में उन्होंने जो लिखा वो क्यों नहीं बताया गया? और इतना ही नहीं, अत्याचार ही नहीं किया, फिर उन्हें गुलाम बनाया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और मैंगलोर, कुर्ग, कोयंबटूर, केरल जैसी जगहों पर हजारों लोगों का धर्मांतरण किया, यह दावा किया जाता है। यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें सीरियल में क्यों नहीं दिखाया? टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों पर भी अत्याचार किए, यह दावा करने वाले इतिहासकारों के पन्ने क्यों नहीं पढ़ाए गए? उसने चर्च नष्ट किए, जलाए, उनका धर्मांतरण किया, यह कहां चला गया? सीरियल बनाने वालों को नजर नहीं आया कि यह भी तो दिख रहा है कहीं कहीं? टीपू सुल्तान का यह क्रूर चेहरा किताबों में नहीं बताया जाता। क्यों? तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साजिशन, इतिहास के पन्ने जो पढ़ाए गए हैं उसमें साजिश की बू आती है। टीपू सुल्तान ने 1788 में कर्नाटक के कोडागु यानी तब के कुर्ग पर हमला किया था। टीपू की सेना ने कोडागु में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। कुशालपुरा, ताल कावेरी और मदिकेरी गांव पूरी तरह से उजाड़ दिए थे। 40,000 हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इन गांवों में 7,000 मुस्लिम परिवारों को बसाया गया था। यह क्यों नहीं बताया? अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए? तो जब यह अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए, तो उसको हीरो बनाकर उसका सीरियल क्या बना के दिखा रहे थे भाई? इसी तरह से टीपू सुल्तान ने कालीकट के मालाबार में भी सेना भेजी थी। मालाबार में 7,000 ब्राह्मणों समेत कई हिंदू परिवार रहते थे। टीपू सुल्तान ने 2,000 ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया, यह दावा किया जाता है। सैकड़ों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। कई हिंदुओं ने जंगलों में भागकर अपनी जान बचाई थी। और हमारे यहां लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके टीपू सुल्तान लगाना, जरा देखें सीरियल। क्या बॉस, ये सब नहीं दिखा आपको? हमारी रिसर्च टीम को दिखा, आपको नहीं दिखा? कालीकट में टीपू सुल्तान की सेना के अत्याचार के बारे में पुर्तगाली यात्री फादर बार्थोलोम्यू ने अपनी किताब द वॉयज टू द ईस्ट इंडीज में लिखा है कि 30,000 बर्बर सैनिकों के दल ने रास्ते में जो मिला उसे मार डाला। सैनिकों के साथ एक हाथी पर सवार टीपू सुल्तान भी चल रहा था। उसके पीछे 30,000 सैनिकों का एक और दल था। कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका देने वाले का सीरियल देख रहे थे, लगाना जरा, एंटीना घुमाना जरा। साफ नहीं दिख रहा टीपू सुल्तान। साफ तो आज दिख रहा है जब मैं दिखाऊंगा। मासूम बच्चों को उनकी मांओं के गले से बांधकर फांसी पर लटकाया गया, यह लिख रहा है एक भाई। ये पन्ने क्यों नहीं बताए? हिंदुओं और ईसाइयों को कपड़े उतारकर हाथियों के पैरों से बांध दिया गया था और हाथियों को तब तक घुमाया गया जब तक लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। यह भी तो टीपू सुल्तान ही था ना। उस वक्त के एक जर्मन यात्री गंटेस्ट ने भी कालीकट में टीपू के अत्याचारों के बारे में बताया था। 1788 में टीपू सुल्तान 60,000 की सेना लेकर कालीकट आया और उसने सब तबाह कर दिया। जिस तरह के अत्याचार टीपू सुल्तान की सेना ने किए उसके बारे में बताना भी मुश्किल है, भाई लिख रहे हैं जर्मन यात्री उस वक्त। ऐसे ही दक्षिण का औरंगजेब, यह नाम नहीं दिया जाता कई जगहों। 1964 में लाहौर के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से एक किताब प्रकाशित हुई। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इन किताबों में लिखा है ये वो, ये सही है नहीं है। भाई जो दूसरा पढ़ा वो भी किताबों से ही पढ़ा ना, तो वो वाला सही था और ये नहीं सही था। ये लिखने वाले सब गलत और वो लिखने वाले सब सही। और टीपू सुल्तान ने अपनी चिट्ठियों में क्या लिखा वो भी आगे बताऊंगा। अभी रुकिए, अभी तो वो चिट्ठियां लगाऊंगा। तो जो किताब आपको बता रहा हूं, लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, इसमें लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मालाबार के इलाके में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को कन्वर्ट किया।
उनका जबरन धर्मांतरण किया और गोमांस खाने पर मजबूर किया। ऐसे लोगों के पास अब इस्लाम में रहने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना शुरू किया। धर्मांतरण के लिए टीपू की इच्छा सिर्फ मालाबार इलाके तक सीमित नहीं थी, उसने कोयंबटूर तक फैलाया। लाइफ ऑफ टीपू में लिखा है। टीपू सुल्तान के बारे में इतिहासकारों ने तो लिखा ही है। खुद टीपू सुल्तान ने अपने मातहतों को लेटर लिखकर मालाबार में कत्लेआम और धर्मांतरण का जिक्र किया था। टीपू सुल्तान ने सईद अब्दुल दुलाई और उसके अधिकारी बदरूज जमा खान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा आपको पता है? टीपू सुल्तान खुद लिख रहा है कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। केवल कोचीन राज्य की सीमाओं पर कुछ लोग बचे हैं जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्दी उनका भी धर्मांतरण कराने के लिए संकल्पित हूं। इस लक्ष्य को हासिल करना मैं जिहाद मानता हूं। आपके 2 पत्र मिले जिसमें आपने 135 हिंदू बंदियों के खतना करवाने के बारे में बताया, जो एकदम सही है। हाल ही में मालाबार में एक शानदार जीत मिली है, जहां हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है। यह टीपू सुल्तान लिख रहा है और उसको बैठकर हीरो की तरह हम टीवी सीरियल में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं हीरो है नहीं, ये भी लिखो ना भाई, ये भी दिखाओ ना भाई, और पब्लिक को तय करने दो कि ये भी लिखा मिलता है। अब बताओ हीरो है कि विलन है? जिसको हीरो बनाना होगा वो बनाएगा, जिसको विलन बनाना होगा नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? अपने हिसाब से तय तो करने दो। ये क्यों काट छाट दिया भाई? टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, जैसा कि उत्तर भारत में औरंगजेब ने किया था। ब्रिटिश राज में मालाबार के कलेक्टर रहे विलियम लोगन ने 1887 में मालाबार मैनुअल नाम की किताब में उन मंदिरों की लिस्ट दी जिसे केरल में टीपू सुल्तान ने नष्ट किया था। ब्रिटिश इतिहासकार बेंजामिन लेविस राइस के मैसूर गैजेटियर में बताया गया कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो इतने बड़े साम्राज्य में सिर्फ 2 हिंदू मंदिर थे जहां नियमित पूजा होती थी। ब्रिटिश काल के अफसरों और कई इतिहासकारों के मुताबिक टीपू सुल्तान ने करीब 8000 मंदिरों को तोड़ा था। यह दावा किया जाता, 8000 मंदिरों के तोड़े जाने का दावा। इतिहासकार रवि वर्मा के मुताबिक टीपू सुल्तान ने जिन मंदिरों को तोड़ा उसका जिक्र मालाबार गजेटियर में है। इनमें प्रमुख मंदिरों में तिरुनाव्या मंदिर, जो पूरे भारत में ऋग्वेद की पढ़ाई का केंद्र था, उसको तोड़ दिया गया, यह कहा गया। नरसिम्हा मूर्ति मंदिर, जिसे 4000 साल पुराना बताते हैं, उसके तोड़े जाने की बात। कोझिकोड का ताली महादेव मंदिर, कोझिकोड का तिरुवन्नूर शिवा मंदिर जैसे सैकड़ों मंदिर शामिल हैं। हालांकि कई इतिहासकारों और टीपू सुल्तान के समर्थकों का मानना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं था। उसने तो मंदिरों को दान दिया था और मंदिरों का सुरक्षा करता था। जैसे जो आपको बताया गया उसका रिवीजन आपको बताया गया कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को मराठों के आक्रमण से बचाया। श्रृंगेरी मठ के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने दान भी दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगनाथ मंदिर को भी चांदी का पात्र दान किया था। इसके अलावा नंजनगुड़ा में स्थापित नंजुंडेश्वरा मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाई। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि टीपू सुल्तान ने कुछ मंदिरों के साथ जो दरियादिली दिखाई वो उसकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ तीसरे युद्ध में बहुत कमजोर पड़ गया था। उसके सामने मराठा निजाम और अंग्रेजों की चुनौती थी। हिंदू बहुल प्रजा को खुश करने और मराठा आक्रमण से खुद को बचाने के लिए टीपू सुल्तान ने इस तरह की नीति को बाद में अपनाया। यह कई इतिहासकार दावा करते। तो इस दावे को भी तो बताना था, क्योंकि यह वही टीपू सुल्तान है जिसके बारे में इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि जब केरल के एक राजवंश चिराकल राजाओं ने एक मंदिर को ध्वस्त न करने के लिए टीपू सुल्तान को सोना और चांदी देने का ऑफर दिया, तो टीपू सुल्तान ने यह कहा कि तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो तो मैं हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से खुद को नहीं रोकूंगा। पूरी दुनिया की दौलत दे दो तब भी हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से नहीं रोकूंगा, ये इतिहासकार लिख रहे हैं। और सिर्फ कुछ मंदिरों के लिए जो किया वो बताकर यह बता दिया गया कि अरे यहां हिंदू लेके चलता था भाई,
और ये पिछला सारा जो बता रहे हैं, ये जो लिखा हुआ, ये क्या है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक जामा मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। 1935 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने आंजनेय मंदिर को तोड़कर उसकी जगह जामा मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद आंजनेय मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उससे जमीन को समतल किया गया। ये बातें सुनकर आपको याद आ रहा, जब मैं औरंगजेब का इतिहास बता रहा था तो क्या बातें आई थी? ऐसी चीजें सुनी थी आपने तब? औरंगजेब और टीपू सुल्तान का कनेक्ट जो लोग कहते हैं दक्षिण का औरंगजेब समझ में आ रहा है। और उस जमीन पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद में एक मदरसा संचालित होता है, जिसके बारे में 2004 में एएसआई का एक पत्र सामने आया था, जिसमें एएसआई ने मदरसे को अवैध कहा था। टीपू सुल्तान के अत्याचार सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं थे। टीपू सुल्तान ने ईसाइयों का भी जबरन धर्मांतरण करवाया और कई चर्च भी तोड़े। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे मेजर जनरल थॉमस मुनरो ने लिखा कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में 27 कैथोलिक चर्च गिराने का आदेश दिया। मैंगलोर में 60,000 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी को मैंगलोर से श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया। इस दौरान 20,000 ईसाइयों की मौत हो गई। 30,000 ईसाइयों को जबरन धर्मांतरण से मुस्लिम बनाया था और सैकड़ों की हत्या की थी। श्रीरंगपट्टनम में ईसाई महिलाओं की शादी जबरन मुसलमानों से करवाई गई। इस दौरान जो भी विरोध करता था उसके नाक, कान और होठ काट दिए जाते थे। अगर कोई भागते हुए पकड़ा जाता था तो टीपू के आदेश पर उसके पैर, एक हाथ, नाक और कान को काट दिया जाता था। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद कर्नल विलियम किर्क पैट्रिक को फारसी में टीपू की हैंडराइटिंग में लिखे 2000 से ज्यादा लेटर मिले थे। इन चिट्ठियों में टीपू ने हिंदुओं को काफिर के तौर पर बताया था और अंग्रेजों को ईसाई बताया, जिसके सफाए और फिर धर्मांतरण की जरूरत टीपू ने बताई, जिससे भारत में इस्लामिक राज को स्थापित किया गया। 1782 में राज संभालते ही टीपू ने सबसे पहला काम किया था कि उसने शहरों और कस्बों का हिंदू नाम बदलकर इस्लामिक नाम रखना शुरू किया। जैसे मैसूर को नजरबाद किया, मैंगलोर को जलालाबाद किया, कोझिकोड को इस्लामाबाद का नाम दे दिया। टीपू ने सरकारी कामकाज की भाषा कन्नड़ और मराठी से फारसी कर दी। टीपू सुल्तान ने इस्लामिक नियमों के हिसाब से कैलेंडर बनाए। वजन और दूरी मापने के पैमाने भी इस्लामिक आधार पर कर दिए गए थे। लेखक एमएच गोपाल ने अपनी किताब टीपू सुल्तान मैसूर एन इकोनॉमिक स्टडी में लिखा है कि टीपू ने सेना और प्रशासन के अहम पदों पर ज्यादातर मुसलमानों को रखा। मुसलमानों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस्लाम धर्म अपनाने वालों को टैक्स देने से छूट मिल जाती थी। क्यों नहीं बताया यह सब? इस देश के लाखों करोड़ों हिंदू आराम से उठकर सुबह पूजा पाठ करके इस आदमी का सीरियल देखते हैं। कितने लोग इसकी किताबें पढ़ते हैं, इस किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिस्ट्री सही ढंग से लिखी गई है तो ये बातें जो लिखी गई हैं, जिन इतिहासकारों ने लिखी हैं, टीपू सुल्तान की चिट्ठियों का जो जिक्र है, वो कहां चला गया? सोचिएगा, पूछिएगा। और इसलिए कहता हूं, पाठशाला में हिस्ट्री ठीक से पढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो छुपाया गया वो भी बता रहे हैं, जो मिटाया गया वो भी ला रहे हैं। इसलिए पढ़िए भी, देखिए भी और दिखाइए भी। पाठशाला में आप पीएम मोदी की डॉलर बंदी वाले प्लान का चैप्टर 2, और इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी अरब देशों के सामने झुक गए, वो नरेंद्र मोदी कैसे भारत का सिक्का उन्हीं अरब देशों में चला रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाले कदम उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे रूस के साथ भारत अपनी ही करेंसी में व्यापार करने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि अब तक डॉलर होता था। डॉलर दो सामान लो, डॉलर दो सामान लो। नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब धीरे धीरे डॉलर को खत्म करो, रुपया को चमकाओ, दूसरी करेंसीज को चमकाओ। तो रूस से व्यापार रुपए में शुरू किया। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए
ये एक छोटा कदम नहीं था, मैंने आपको बताया था कि और ट्राई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, भारत कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने दूसरा कदम भी उठा लिया और अपनी करेंसी में ट्रेड के लिए बातचीत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के साथ चल रही है भारत की, जो कहा जा रहा है कि बहुत संभव है कि जल्द पूरी हो जाए। अब आपको मैं समझाता हूं कि यूएई से जो ये बातचीत चल रही है उसका मतलब क्या है, उसका क्या इंपैक्ट होगा डॉलर बंदी जिसे हम कह रहे हैं। यूएई प्लस इंडिया, मैं दिखा रहा हूं, $1 इज इक्वल टू 3.67 दिरहम होता है। दिरहम यूएई की करेंसी है। $1 इज इक्वल टू 81 रुपया 67 पैसा, यह भारतीय करेंसी। और 1 दिरहम इज इक्वल टू 22 रुपया 24 पैसा। अब आप सोचिए कि जैसे ही आपने इस $1 और इस $1 को मिटा दिया, आपने कहा जाओ यार भाग, हटाओ इसको, नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब कहानी कहां आ गई? 1 दिरहम इज इक्वल टू 22 रुपया 24 पैसा। ये 81, 67 और 3.67 खत्म। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डॉलर बंदी की कोशिश कर रहे हैं। मतलब डॉलर बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन एक तरह की डॉलर बंदी है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म करो, सीधे दिरहम और रुपये में ट्रांजैक्शन करो, हटाओ इसको बीच से। अब भारत ने यह तय किया है कि वो डॉलर की जगह दिरहम और रुपए में ही यूएई से व्यापार करेगा। 1 सितंबर से यूएई और भारत के बीच रुपया दिरहम में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। यूएई को रुपए दिरहम में ट्रेड करने का प्रस्ताव भारत ने ही दिया था। यूएई को भी यह प्रस्ताव फायदेमंद लग रहा है। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने बताया कि रुपए दिरहम में ट्रेड का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना है। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत संभव है कि यह जल्द सहमति बन जाए। इसी मंगलवार को यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद भारत आए। भारत के विदेश मंत्री और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बातचीत में व्यापार, निवेश, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसी साल 28 जून को प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया था। फिर 31 अक्टूबर से पिछले साल से 2 सितंबर 2022 तक विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई की यात्रा कर चुके हैं कई बार। यूएई के साथ भारत के व्यापार के बारे में भी आपको बता देता हूं कि अगर यह हो गया, रुपया और दिरहम में ट्रांजैक्शन शुरू हो गया और डॉलर को कहा कि तुम साइड बैठो उधर बेंच पे जाके, तो इसका मतलब क्या हो? इसको आपको समझना होगा कि इससे रुपए की ताकत कैसे बढ़ेगी और क्या होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इस साल अगर आप देखेंगे, इस साल जो ट्रेड है, मतलब व्यापार है, वो $28 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। किसके साथ? यूएई के साथ। पिछले साल कितना था? $72 बिलियन। तो भारत से व्यापार देखिएगा, ये आपको एक काम करता हूं, पिछला दिखाता हूं। भारत से व्यापार जो होता है, भारत जिनके साथ व्यापार करता है, उसमें यूएई तीसरे नंबर पर। नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इससे हमारा व्यापार है $119 बिलियन। ये नंबर 1 है, अमेरिका से हमारा व्यापार चलता है। दूसरे नंबर पर है चाइना। इससे जो हमारा व्यापार है वो है $115 बिलियन। तीसरे नंबर पर आता है वो यूएई, जिससे कहा जा रहा है कि डॉलर को हटाओ यार, हम लोग आपस में कर लेते हैं, डॉलर की क्या, हटाओ इसको। तो इससे हमारा व्यापार पिछले साल था $72 बिलियन और इस बार कहा जा रहा है कि यह बढ़कर $88 बिलियन तक जा सकता है। अब आप सोचिए, $88 बिलियन में ये डॉलर खत्म और रुपए और दिरहम में शुरू हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात, न सिर्फ पैसे बचने के लिहाज से, बल्कि रुपए की ताकत, रुपए का लोहा दुनिया में मनवाने के। चौथे नंबर पर है सऊदी अरब, चौथे नंबर पर आता है और सऊदी अरब जो है उसका है करीब $42 बिलियन। और 5वें नंबर पर है रशिया, जिससे तो हम कर ही रहे हैं रुपए में, वो है रूस,
जिससे हमारा व्यापार है $22 बिलियन और ये और बढ़ ही रहा है। तो आप सोचिए, अगर ये 3, 4, 5 ये तीनों तैयार हो गए कि रुपए में ट्रांजैक्शन चलेगा हमको, हटाओ डॉलर, तो आप देखिए इधर $72 बिलियन, इधर 42 और इधर 22। मतलब भारत अगर इन तीनों को मिला दीजिए तो सबसे ज्यादा जो कुल मिलाकर तीनों को मिलाकर ट्रांजैक्शन होगा इन तीनों देशों से, उसमें डॉलर को रिप्लेस कर देगा। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पैसा बचेगा और रुपया बहुत मजबूत होगा। बाकी देशों को भी यह विश्वास हो जाएगा ना कि रुपया मजबूत है, रुपये से ट्रांजैक्शन हो सकता है, इसमें विश्वास जताया और डॉलर बंदी शुरू होगी धीरे धीरे। आज ये चैप्टर इसलिए भी खोल रहा हूं, जो लोग नुपुर शर्मा मामले के बाद ये कह रहे थे कि भारत अरब देशों के सामने झुक गया, उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि अगर भारत उस वक्त डिप्लोमेटिक तरीके से उन देशों से डील ना करता तो वो क्या इस तरह के बड़े काम कर पाता जो भारत अपनी करेंसी में ट्रेड को लेकर कर रहा है। बॉस, दुनिया इतने छोटे तरीके से नहीं चलती जितने छोटे तरीके से इस देश में कुछ लोगों का दिमाग चलता है, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाना है, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है। भारत झुक गया में उनको गर्व महसूस होता है। मैंने तब भी कहा था भारत नहीं झुकता, मैंने आपको तब भी कहा था कि भारत दुनिया में सीना चौड़ा करके गर्व से सिर उठा के चल रहा है। और आज देखिए अरब देश हमारे साथ क्या व्यापार कर रहे हैं। जहां जैसी जरूरत है भारत उस हिसाब से स्टैंड लेता है। जैसे अभी कतर के मामले हो, कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पर जाकिर नाइक पहुंच गया, इस पर बहुत विवाद हुआ, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया कि कतर ने भारत को जानकारी दी थी कि जाकिर नाइक को फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का कोई न्योता नहीं दिया गया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि भारत और कतर के संबंधों को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी कोई तीसरा देश फैला रहा है। आप सोचिए कि यह वही कतर है जिसके बारे में कुछ लोग नुपुर शर्मा के मामले को लेकर कह रहे थे कि कतर ने भारत के पर कतर दी। मैंने आपको कहा था कि बॉस, इंडिया जब चाहे कतर के पर कतर देगा, अरब देशों के पर कतर देगा, हम कितना गेहूं देते वगैरह वगैरह, मैंने आपको सब समझाया था। लेकिन डिप्लोमेसी कैसे चलती है वो देखिए, हर देश दूसरे देश की आपत्ति का ख्याल रखता है। आज कतर कह रहा है ना कि बॉस ये मैं कोई लड़ाई लगाना चाह रहा। तो ये छोटा चैप्टर इसलिए खोला कि समझिए भारत की मजबूती को, डिप्लोमेसी कैसे होती है उसको, गर्व कीजिए भारत की ताकत, बढ़ती ताकत पर, और जो लोग एजेंडा चलाते हैं उनको बोलो साइड रहो, पाठशाला देखो। पाठशाला में अब उस सोच का चैप्टर जिसे लेकर पीएम मोदी कह कहकर थक गए और वो काम जापानियों ने कर दिया। वैसे तो हम में से अधिकतर लोगों को साफ सफाई पसंद होगी, लेकिन यह पसंद इस शर्त पर है कि वो साफ सफाई हमें ना करनी पड़े। और हमारे घर में तो ठीक है, बाहर नहीं, भले ही कचरा हमने ही क्यों ना फैलाया हो, लेकिन हम साफ नहीं करें। साफ सफाई को लेकर पीएम मोदी कह कहकर थक गए। इस देश में स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा। बताइए, मतलब मुझे तो अपने आप में अजीब लगता है कि लोगों को साफ रहने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए एक देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़े कि बॉस इधर मत फेंकिए, ये साफ सफाई रखिए, देश अपना ही। ये कहना पड़ा पीएम मोदी को आकर आजादी के इतने साल बाद। लेकिन आप देखिए कि जापानीज, जो पीएम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो जापानीज कैसे कर रहे हैं, ये आपको देखना और सीखना चाहिए। इस वक्त कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप में किसी टीम से ज्यादा, किसी खिलाड़ी से ज्यादा जापानीज टीम के फैंस की चर्चा हो रही है। आप कहेंगे फैंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई, उसकी चर्चा हो रही है? उसका जवाब इस वीडियो में। इस वीडियो में फुटबॉल मैच के बाद जापान के फैंस स्टेडियम को साफ करते दिख रहे हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी प्लास्टिक की पॉलिथीन है जिसमें वो कचरा बटोर रहे हैं। बुधवार को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जापान की टीम ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया था। जमकर जश्न मनाया भाई लोगों ने। जापान के फैन स्टेडियम की सफाई करने वाले कर्मचारियों के साथ बाद में जुट गए और सफाई की। यह नहीं कि मैच खत्म हो, हल्ला हल्ला हो गया और निकल लिए, सफाई करने लगे। फीफा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो भी शेयर किया। फीफा ने लिखा कि वर्ल्ड कप में अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद सफाई करते इन जापानीज प्रशंसकों के लिए बहुत सम्मान। जापान के फैंस ही नहीं, जापान के खिलाड़ियों ने भी स्वच्छता की ऐसी मिसाल पेश की कि सब हैरान हैं। जर्मनी के खिलाफ खत्म होने के बाद जापान की टीम ने ड्रेसिंग रूम को साफ कर पूरी तरह से चमका दिया। साफ सुथरे ड्रेसिंग रूम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
सब कुछ तह लगा के रख दिया, कपड़ा टांग दिया, कोई घुसे तो कहे कि जैसे यहां कोई आया ही नहीं था। और हमारे यहां लोग ये वीडियो कल को मोबाइल पर देखते हुए पच से थूक देंगे, कहेंगे अरे बड़ा साफ रहते। अरे भैया तुम क्या किया अभी ये तो देखो। ड्रेसिंग रूम को साफ रखने करने के साथ साथ खिलाड़ियों ने रूम को सजा भी दिया। जापान के खिलाड़ियों ने कागज के 11 क्रेन पक्षी बनाए और साथ में अरेबिक में थैंक यू नोट भी छोड़ा। जापान की संस्कृति में क्रेन को सम्मान के सिंबल के रूप में देखा जाता है। जापान में इन्हें अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी किस्मत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपने कागज के 1000 क्रेन पक्षी बना लिए तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि जापान के लोग तो गजब है, तो आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इसे देखकर तो आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे सफाई पसंद और अनुशासन वाले लोग जापान में ही रहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच हुआ। इस मैच को देखने कुछ जापानीज फैंस भी पहुंचे। मैच खत्म होने के बाद जापान के फैंस स्टेडियम की सफाई में जुट गए। मैच दो अलग देशों का, ये मैच देखने गए थे इसलिए सफाई करने लगे। स्टेडियम में जो भी गंदगी फैली थी जापान के फैंस उसे हटाने लगे। यहां तक कि किसी देश का झंडा भी जमीन पर गिरा तो वो भी पूरे सम्मान के साथ उठा रहे थे। यह सब देखकर स्टेडियम में मौजूद बाकी देशों के दर्शक हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जापान की टीम का तो मैच भी नहीं है, फिर ये जापान के फैंस साफ सफाई में लगे हैं। अब जो बातें दूसरे देशों के लोगों को हैरान करती हैं, जापान के लोगों के लिए वही बातें बहुत सामान्य हैं। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जापान के फैंस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो कहीं भी कूड़ा कचरा फैलाकर नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि वहां आके वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो करते ही नहीं ये काम। जब भी मैच देखने जाते हैं तो अपने साथ प्लास्टिक की पॉलिथीन लेकर ही जाते हैं और उन्हें जापान के फैंस के बीच बांटते हैं ताकि कचरा हटाने में आसानी हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी। उनके यहां किसी प्रधानमंत्री को आजादी के 50, 60, 70 साल बाद आके योजना नहीं चलानी पड़ रही है, स्वच्छता अभियान नहीं चलाना पड़ रहा, किसी प्राइम मिनिस्टर को आके नहीं कहना पड़ रहा कि भाई थोड़ा साफ रह लो, अपना ही देश है। वहां पेरेंट्स सिखा देते हैं कि बेटा बाहर भी जाओ तो सफाई रखो। वो रोजाना खुद अपना क्लासरूम साफ करते हैं, हॉल साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वो कह रहे हैं उन्हें सिखाया गया है कि जो जगह आपको जैसी मिलती है आपको उससे ज्यादा साफ तरीके से छोड़कर जानी चाहिए। हमारे यहां आलम यह है, अब तो थोड़ा साफ हो गया, लोग टॉयलेट में छोड़ के चले जाते हैं। आप जापान के फैंस को सुनिए, आप उनके फैन हो जाएंगे। एक बार सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for cameras. Not for cameras. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for cameras. Not for cameras. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for cameras. Not for cameras. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for cameras. Not for cameras. कोई दूसरा देश, कोई तीसरे देश का मैच, लेकिन साफ सफाई कर रहा है। यहां अपना देश, लेकिन साफ सफाई के लिए बोलना पड़ता है। साफ सफाई, अनुशासन, ये सब जापान के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर इसका दिखावा करते हैं। जापान में भी नागरिक बहुत अनुशासन में रहते हैं। जश्न के चक्कर में वो नियमों को नहीं तोड़ते। जापान के फुटबॉल प्रेमियों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि जापान के फैंस ने जर्मनी के खिलाफ मिली जीत का जश्न सड़क पर उतरकर मनाया, लेकिन जश्न के चक्कर में उन्होंने नियम नहीं तोड़े। जब रेड लाइट हुई तो वो सड़क के बीच आ गए, जश्न मनाने लगे, लेकिन जैसे ही ग्रीन लाइट हुई वो अपनी जगह से हट गए। दावा है कि यह वीडियो टोक्यो का है। रेड लाइट में जश्न, ग्रीन लाइट में जाओ भाई तुम लोग जाओ। हमारे यहां इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, मुझे याद है 2011 में। पूरा दिल्ली जाम, सब बाहर निकल गए, टी शर्ट लहरा रहे हैं। अरे भैया तुम लहरा रहे हो, दूसरा तो फंसा हुआ है, कहीं एम्बुलेंस फंसी होगी। ये होता है अनुशासन, ये होती है दूसरों की भी चिंता। जापान के फैंस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 में भी ऐसा ही किया था। तब वर्ल्ड कप रूस में हुआ था। उस वर्ल्ड कप में जापान की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वो इकलौती एशियन टीम थी जिसने राउंड 16 में जगह बनाई थी। तब जापान की टीम बेल्जियम से 3-2 से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर। यह हार जापान के फैंस के लिए दिल तोड़ देने वाली थी।
लेकिन यह हार उनकी आदत को नहीं तोड़ पाई। इस हार के बावजूद जापान के फैंस ने तब भी मैच के बाद स्टेडियम की सफाई की थी। दिल टूट गया, लेकिन सफाई से नाता नहीं छूटा। साफ सफाई, सम्मान, अनुशासन को लेकर जापान के लोग बहुत सजग रहते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन का ही उदाहरण ले लीजिए। वो ये ट्रेन अपनी स्पीड के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ सफाई और वक्त पर चलने के लिए भी काफी मशहूर है। जापान के बुलेट ट्रेन का जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो ट्रेन की सफाई करने वाले कर्मचारी स्टेशन पर पहले से तैनात रहते हैं। वो ट्रेन के आते ही सिर झुकाकर लोगों को सम्मान देते हैं, फिर एक पॉलिथीन लेकर वो गेट के साथ खड़े हो जाते हैं ताकि जिन लोगों को कूड़ा फेंकना है वो इसमें फेंक सकते हैं। इसके बाद ये लोग पूरी ट्रेन की सफाई करते हैं, कुछ रह गया हो तो 7 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन साफ, क्योंकि लोग भी सफाई करते जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत लग रही है, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको क्लीन कर रहा है। एक बुलेट ट्रेन 12 मिनट के अंतराल में रवाना हो जाती है। इसमें से 5 मिनट लोगों को चढ़ने और उतरने में लगता है, बाकी 7 मिनट साफ सफाई में। हर सफाई कर्मी को एक डिब्बा मिलता है जिसमें 100 सीटें होती हैं। वो इतनी तेजी से काम करते हैं कि एक सीट 10 सेकंड में साफ करते हैं। इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि दूसरा गंदा छोड़ के नहीं जा रहा। हमारे यहां की तरह मूंगफली छील छील के फेंक दीजिएगा उसका छिलका और सोचिएगा कि सामने वाला आया है। जापान में तो 10 सेकंड में होता है, तुमसे नहीं होता, हाथ नहीं चलता है क्या? अरे तुम्हारा दिमाग चलता है, वो साफ छोड़ के जाते तब वो 10 सेकंड में करता है। तुमने संतरा छीला, उसका नीचे फेंक दिया सीट के छिलका, उसका रेशा निकाल निकाल के इधर उधर फेंक दिया और दूसरे से उम्मीद करते हो। अपने से उम्मीद करना सीखो भाई कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो, कैसे साफ रह सकते हो। उनके यहां ट्रेन में मग्गा बांध के नहीं रखना पड़ता है चेन से, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई करके निकल जाते हैं। वो कूड़ा करकट हटाते हैं, जहां सामान रखा होता है उस जगह को चेक करते हैं, ट्रेन की फ्लोर की सफाई करते हैं। हर सफाई कर्मचारी अपनी शिफ्ट में 20 डब्बों की सफाई करता है, यानी 2000 सीटें साफ सफाई के बाद वो ट्रेन से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हैं। हमारे यहां मैंने देखा आजकल कि बिल्डिंग्स के कोने में लोग जो है पान की पीक ना थूक दें, इसलिए भगवान की टाइल लगा देते हैं कि कम से कम इसी चक्कर में नहीं थूके। मतलब सोचिए कैसा कैसा हमारे यहां जुगाड़ लगाना पड़ता है कि कोई थूक के ना चले। अरे तुम्हारे वो दीवार इसलिए थी कि तुम थूक के जाओ, भगवान की टाइल लगा के बताना पड़ रहा है कि साफ रखो भाई। बुलेट ट्रेन में साफ सफाई के साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखा जाता है। जापान में अगर बुलेट ट्रेन कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो रेलवे के अधिकारी पब्लिक से माफी मांगते हैं। कुछ साल पहले टोक्यो में रेलवे की गलती से एक बुलेट ट्रेन 20 सेकंड पहले रवाना हो गई, तो रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी मांगी कि पहले ट्रेन चल गई, कई लोगों की ट्रेन छूट गई। जापान की इन तस्वीरों को देखकर आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन साफ सफाई के लिए सिस्टम के साथ सभी को जागरूक किया जाए और इसे देश का अभियान बनाया जाए। ये सोच भी 2014 में तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। मुझे पता नहीं कितनी चीजों के लिए इस देश को कोई नरेंद्र मोदी लगेगा। साफ रहना है ये बोलने के लिए भी नरेंद्र मोदी लगता है, सबको शौचालय मिल जाए, ये सम्मान मिले, इसके लिए भी कोई नरेंद्र मोदी लगता है। अरे क्या है यार। तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सड़क पर उतरकर सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाया था, स्वच्छ भारत का संदेश दिया था। लेकिन आप सोचिए स्वच्छता अभियान पर पीएम का कितना मजाक उड़ाया गया, इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा गया। लेकिन आज स्वच्छता अभियान के तहत ही करोड़ों शौचालय बन गए, गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया। स्वच्छता अभियान का असर हुआ। वो देख रहा है विनोद, याद है ना उसके घर में क्या लग रहा था जिसके लिए विनोद परेशान था? टॉयलेट ही लग रहा था ना, जो टूट गया था। यही तो इस देश में हो रहा है, देख रहा है विनोद। सार्वजनिक जगहों पर अब गंदगी पहले से कम दिखती है, लेकिन एकदम साफ है ये भी नहीं है। स्वच्छता अभियान के तहत ही साल 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया। इसके तहत शहरों को साफ सफाई के आधार पर रैंकिंग दी जाने लगी कि थोड़ा मोटिवेशन आएगा। इस रैंकिंग में अक्सर मध्य प्रदेश का इंदौर ही नंबर 1 आता है। लगातार 6 बार से इंदौर पहले स्थान पर है, यानी स्वच्छता मिशन को लेकर पहले से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा। स्वच्छता को जापान की तरह ही जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, बिना किसी प्राइम मिनिस्टर के कहे बनाना होगा। पाठशाला में अब दुनिया की सबसे महंगी दवा का वो चैप्टर जो कल अधूरा रह गया था। कल मैंने आपको दुनिया की सबसे महंगी दवा के बारे में बताया था, जिसकी एक डोज की कीमत 28 करोड़ 65,17,000 रुपए। इसे हीमोफीलिया बी नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया गया है। उसका चैप्टर अधूरा रह गया था, कुछ चीजें रह गई थी, वो आपको जाननी चाहिए कि क्या है ये बीमारी। और मैंने कहा था इसमें एक पेंच है, वो आपको बताऊं।
हीमोफीलिया बी ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें अगर चोट लग जाए तो खून बहना रुकता नहीं, मरीज की जान हमेशा खतरे में रहती है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। अगर इस दवा का आविष्कार 121 साल पहले हो गया होता तो कई राजकुमार समय से पहले नहीं मारे जाते। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ऐसा क्या है इस बीमारी में जिसका इलाज वर्षों की मेहनत के बाद 28 करोड़ 65 लाख रुपए में तैयार हुआ है। हीमोफीलिया के मुख्य रूप से दो तरह का यह होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी ज्यादा भयानक और बहुत रेयर बीमारी है। अमेरिका में हर 10 लाख में से 13 लोग, 10 लाख में मात्र 13 इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और भारत में 10 लाख में से किसी एक व्यक्ति को यह बीमारी, लेकिन बीमारी बहुत भयानक है। अगर संख्या में बात करें तो अमेरिका में 4200 लोगों को यह बीमारी है, जबकि भारत में सिर्फ 1700 मरीज इस बीमारी की चपेट में। अगर पूरी दुनिया में इस बीमारी के की बात करें तो यह संख्या करीब 22,000 की है। इनमें से ज्यादातर लोग 28 करोड़ 65 लाख रुपए वाली कीमत को नहीं सह पाएंगे, मतलब वो उतने में दवा खरीद ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा करीब 40 साल की रिसर्च के बाद इस दवा को तैयार किया गया, और इसमें रिसर्च में इतना खर्च हुआ कि इसकी कीमत 28 करोड़ रखी गई, और यह रिसर्च में जो खर्च हुआ यही इस दवा की कीमत को बढ़ा रहा है। यह दवा जीन थेरेपी का हिस्सा है, जो एक जटिल और लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट है। इससे भी दवा की लागत बढ़ जाती है, लेकिन इस दवा बनाने वाली कंपनी ने अगर इसे 121 साल पहले बना दिया होता तो शायद ब्रिटिश राजघराने के 10 राजकुमार समय से पहले मरने से बच जाते। जो इतनी रेयर बीमारी है वो आप देखिए ब्रिटिश राजघराने में कितनों को थी। हीमोफीलिया बी नाम की बीमारी ने ब्रिटिश राजघराने के 17 लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज पड़ गया। इसे समझने के लिए आपको ब्रिटिश परिवार का ये फैमिली चार्ट समझना होगा। मैं आपको जरा ये चार्ट यहां दिखाता हूं, जरा इसको दिखाइए, लोगों को समझ में आएगा। जिस ब्रिटिश फैमिली का जिक्र कर रहे हैं वहां कितने लोगों को, जो रेयर बीमारी है दुनिया भर में 20-22 हजार लोगों को है, वो जो रॉयल फैमिली में देखिए कितनों को है। महारानी विक्टोरिया सबसे पहले इस बीमारी से पीड़ित हुई। यहां देखिए, क्वीन विक्टोरिया 1819 से 1901 हीमोफीलिया वाहक, हीमोफीलिया संक्रमित हुई, महारानी विक्टोरिया। इसके बाद यह बीमारी उनके बेटे और 2 बेटियों में म्यूटेट हुई। एक यहां प्रिंस लियोपोल्ड ड्यूक ऑफ अल्बानी, और 2 बेटियां जो थी उनमें भी आ गई। तो पूरे खानदान में यह बीमारी फैलती चली। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बीमारी में महिलाएं कैरियर यानी वाहक होती हैं, जो अगली पीढ़ी में इस बीमारी को ले जा सकती है। जरूरी नहीं कि वो इस बीमारी से पीड़ित हों, यह सब कुछ शरीर के अंदर XY क्रोमोसोम से, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो इस बीमारी से संक्रमित होते हैं, इसलिए सही इलाज न मिलने की वजह से मर जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर राजकुमार जो आप देख रहे हैं, ये 31 साल की उम्र में मर गया, इनकी मौत 21 साल में हो गई, 32 साल की उम्र में निधन हो गया, ये सारी चीजें हुई। यहाँ 19 साल की उम्र में ये गोंजालो इन्फेंटे गोंजालो ऑफ स्पेन की मौत हो गई। एलेक्सी निकोलाइविच ऑफ रशिया, इसकी 13 साल की मौत हो गई। प्रिंस हेनरिक ऑफ प्रूशिया 4 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इससे मर गए। लेकिन अब यह उम्मीद की जा रही है कि जिस मरीज के पास 28 करोड़ 65 लाख रुपए हैं, वो इस दवा का लाभ ले सकेंगे और अपनी जिंदगी सुरक्षित बना सकेंगे। कम से कम ये राजा वजा के परिवार के लोग तो कर ही लेंगे। पाठशाला में अब फिल्मी फ्राइडे का एक छोटा सा चैप्टर। पिछले कई महीनों से फ्लॉप का ताना सुन रहे बॉलीवुड के यहां आज एक फिल्म के हिट होने की खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी के पीछे की असली सच्चाई क्या है, जरा उसका चैप्टर खोलते हैं। इस साल बॉलीवुड में करीब 40 हिंदी फिल्में रिलीज हुई, इसमें से सिर्फ 3 फिल्में हिट हुई थी। लेकिन आज इस लिस्ट में दृश्यम 2 का नाम भी जुड़ गया है। इस फिल्म ने पिछले एक हफ्ते में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की लागत पहले 3 दिन में निकल गई थी। दृश्यम 2 करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। तीसरे दिन जो कमाई का सिलसिला शुरू किया गया वो अब तक जारी है। पिछले 7 दिनों में यह फिल्म करीब 104 करोड़ 74 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 142 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी लागत से करीब 3 गुना। उम्मीद है कि इस वीकेंड में यह फिल्म अपना मुनाफा थोड़ा और बढ़ा लेगी और 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। 2015 में इसका पहला पार्ट आया था दृश्यम, वो भी आपको याद होगा, वो भी सुपर हिट थी।
ये दोनों फिल्में साउथ की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 की कॉपी हैं। हालांकि बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों के धड़ाधड़ रीमेक बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत और नसीब का मिश्रण होना चाहिए। ये इतना आसान शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है कि आप साउथ की फिल्म उठाए और अपनी स्टारकास्ट हिट लगा दी और फिट करके उसको हिट करवा दिया। नकल में भी अकल और एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। आजकल बहुत सी हिंदी फिल्मों को साउथ और विदेशों की रीमेक पर बनाया जा रहा है के तौर पर बनाया जा रहा है। हिंदी फिल्मों की अपनी ओरिजिनल कहानियां तो बहुत कम दिखाई देती हैं जो हिट हो जाए। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दृश्यम 2 की सफलता के पीछे साउथ की ओरिजिनल फिल्म दृश्यम 2 का हाथ है। इसमें ओरिजिनल यानी मौलिक कहानी नहीं है, लेकिन दृश्यम 2 को देखने का दूसरा नजरिया यह भी है कि हिंदी फिल्म मेकर यह सीख रह सकते हैं कि साउथ की फिल्मों की अच्छी तरह कॉपी कैसे की जा सकती है। इसके लिए ओरिजिनल कहानी का अच्छा होने के साथ साथ हिंदी में रीमेक करने की कला भी अच्छे से आनी चाहिए, मतलब कट कॉपी पेस्ट आना चाहिए। सबके बस का नहीं है। लाल सिंह चड्ढा की तरह नहीं कि हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म फॉरेस्ट गंप की कॉपी बनाई जिसे दर्शकों ने उतना पसंद ही नहीं किया। हिंदी फिल्मों में कॉपी करने का चलन बहुत पुराना है, लेकिन यह भी फिल्म बनाने की तरह एक कला है। कॉपी करना भी कला है भाई, जो सबके पास नहीं होती। हिंदी फिल्मों में पहले सबसे ज्यादा हॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी की जाती, लेकिन पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्मों में साउथ के रीमेक का ट्रेंड शुरू हो गया। इसलिए ज्यादातर फिल्म मेकर साउथ की फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि साउथ की हर हिट फिल्म हिंदी में बनकर हिट हो जाए। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो साउथ से आने के बाद हिंदी में औंधे मुंह गिर गई। जैसे अगर आप देखें, हाल ही में एक फिल्म आई थी विक्रम वेदा, जिसमें सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान थे। 2017 में आई तमिल फिल्म विक्रम वेदा की कॉपी थी, जिसमें आर माधवन, विजय सेतुपति थे। यह फिल्म साउथ में हिट थी, लेकिन यहां फ्लॉप हो गई। इसी महीने श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर की एक फिल्म आई थी मिली। यह मलयालम फिल्म हेलेन की रीमेक थी। मिली करीब 38 करोड़ रुपए में बनी थी और इस फिल्म का टोटल कलेक्शन मात्र 3.5 करोड़ रुपए। इसी साल अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी बच्चन पांडे। यह भी तमिल फिल्म जिगर थंडा की रीमेक थी, लेकिन ना चली। साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए बाकायदा राइट्स खरीदे जाते हैं। आज के दौर में आपके पास इंटरनेट है, इसलिए हर किसी के पास फिल्म की कुंडली खोलकर देख लेने का मौका है। एक वो दौर भी था जब हिंदी फिल्म मेकर्स बॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी कर रहे थे, वो भी फ्री में। आज आपको 90 के दशक में आई फिल्म बाजीगर का वीडियो दिखाता हूं, जिसे हॉलीवुड की फिल्म अ किस बिफोर डाइंग से हुबहू कॉपी कर लिया गया था। फिल्म की कहानी से लेकर एक एक सीन तक कॉपी था, लेकिन घंटी बज गई। तो घंटी बज गई तो फिर पाठशाला खत्म होने का वक्त हो गया। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि अब पाठशाला आपके लिए सैटरडे और संडे को भी रात 9 बजे उपलब्ध होगा, तो वहां क्लास में जरूर आइए, कुछ अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। सोमवार को भी मुलाकात होगी।